नमस्कार, आप देख रहे हैं मचवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। वह दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से बैठक करेंगे। वह इस दौरान वो राज्य से जुड़े विकास कार्य समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सीएम धामी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर भी इस बीच बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली दौरे से पहले के दिन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान शहरी विकास एवं ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित समेत कई अहम मुद्दों पर इस बीच चर्चा भी की थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। आपको बता दें, दूसरा दिन है उनका आज दिल्ली के अंदर, जहां कल उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। जहां उनकी बड़ी मुलाकात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से हुई, जहां पर ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने उनसे वार्ता की। और उसके बाद आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आज आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है एक बैठक में भी शामिल होने वाले मुख्यमंत्री, जहां मां नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे नेशनल हेड आलोक सांगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। आलोक सांगवान जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली में हैं। तमाम इस बीच मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी, ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आज क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किन मंत्रियों से मुलाकात होनी है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले? बिल्कुल, देखिए, थोड़ी देर पहले जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान उन्होंने रानीखेत और लैंसडाउन जो छावनी इलाका है उनको नगर पालिकाओं में शामिल करने का एक आग्रह किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो आर्मी के एयरपोर्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं रीजनल जो कनेक्टिविटी सर्विस है उसके तहत आम लोगों के उपयोग के लिए कहीं ना कहीं इजाजत देने की एक अपनी तरफ से अनुरोध किया है। तो तमाम जो चीजें हैं उनके बीच में लगातार मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो प्रदेश के मसले हैं जो सीधे तौर पर अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं उनको लेकर अलग अलग मंत्रियों से मिला जाए। जिस तरीके से कल आपने देखा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं शहरी आवास को लेकर और बिजली को लेकर तमाम जो प्रदेश के मुद्दे थे वो उनके सामने रखे। और तमाम चीजों को लेकर आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और प्रदेश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो रानीखेत हो या फिर लैंसडाउन का जो इलाका है उसको नगर पालिका में शामिल करने का अनुरोध किया। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये आग्रह कर रहे हैं कि उन मंत्रालयों से मिल रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि आपदा के समय में ये होता है कि यदि सेंटर के द्वारा कोई फोर्सेस भेजी जाती हैं तो उनका अनुदान प्रदेश को देना होता है। तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से रक्षा मंत्री से ये भी अनुरोध किया है कि इस तरह का जो अनुदान है उसको माफ किया जाए, प्रदेश को राहत दी जाए। जी रोहित। जी आलोक जी, कल हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या कुछ निष्कर्ष इस मुलाकात का, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ चर्चा की गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल की जो मुलाकात थी उसमें जाहिर तौर पर जो बिजली से जुड़े हुए मुद्दे थे, जिनमें बिजली की कुछ जो परियोजनाएं थी उनको लेकर, इसके अलावा कुछ जो लाइंस थी जिनको अंडरग्राउंड करने का आग्रह किया गया। ये कहा गया कि हरिद्वार में और कहीं ना कहीं एक और जगह जो है वहां पर कम से कम जो अंडरग्राउंड लाइनें की जाएं और वो स्वचालित लाइनें लगाई जाएं ताकि किसी तरीके से खतरे से चीजें बाहर रहें और लाइन लॉस जो है वो कम से कम हो। यदि अंडरग्राउंड लाइन होती है तो वैसे में ये माना जाता है कि लाइन लॉस कम होता है, तो वैसी स्थिति में लाइन लॉस कम के लिए ये अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था। इसके अलावा क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय भी मनोहर लाल खट्टर के पास था, तो शहरी विकास मंत्रालय के तहत कहीं ना कहीं गरीबों को जो आवास मिलने हैं, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसको लेकर किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं वो मंत्री के सामने रखी गई थी। और ये बताया गया था कि किस तरीके से फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जिस तरीके से केंद्र वन टाइम जो इंस्टॉलमेंट देता है उसमें किस तरह की व्यवहारिक दिक्कत आती है, इसलिए उसको इंस्टॉलमेंट में फॉरगेट किया जाए। इसके अलावा जो तमाम फंडिंग की योजनाएं हैं उनको लेकर किस तरीके से जो आवास के लिए फंडिंग होनी होती है, जो फंडिंग एजेंसियां हैं या बैंक्स हैं उनको डायरेक्शन देने की अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस बारे में डायरेक्शन दी जाए ताकि गरीब को जो आवास मिलना है वो अपना आवास बना सके और जल्द से जल्द उसको आवास मिल सके। जी आलोक जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल 2 दिन हो गए लगभग, कल हमने देखा और आज भी मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में है।
आज रात्रि उनके क्या कार्यक्रम है, क्या दिल्ली में ही रहने वाले हैं, कई और मुलाकातें हो सकती है, या फिर उत्तराखंड की वापसी कब है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और कोई और बड़ी बैठक इस बीच जो है वो होने वाली हो, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही हैं तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है, मगर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कब आखिर उत्तराखंड वापस जाएंगे। मगर हो सकता है कि वो कल उत्तराखंड वापस जाएं, क्योंकि फिलहाल जो मौसम है वो भी खराब है, तो जाहिर तौर पर कुछ मुलाकातें होनी भी हैं और ऐसी स्थिति में तमाम मंत्रियों से मिलकर वो अपने प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं उनको एड्रेस करेंगे और जाहिर तौर पर जब उनकी मुलाकात खत्म हो जाएगी तो वापस वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड लौटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो है उन्हें करनी है और कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव जो है वो लेकर जाएंगे, जिसके बाद राज्य की विकास प्रगति को लेकर चर्चा के बाद फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए दोबारा रवाना। वह केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज से फिर से शुरू हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि बीती 15 जून को गौरीकुंड के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के बाद से ही हेलीकॉप्टर संचालन को निलंबित कर दिया था। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रशासन चार धाम यात्रा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौसम के चलते इस सेवा को 22 जून को बंद कर दिया जाएगा। वह मानसून खत्म होने के बाद ही इस सेवा को दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी हम लोगों के यहाँ पे कल तक की हमने सस्पेंड किए थे और आज से हमने रिज्यूम कर दिए हैं अपने हेली ऑपरेशंस और सभी को बता दिया गया है कि सारी जो भी हमारी क्लियरेंसेस होती हैं स्पेशली वेदर की भी वो देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी फ्लाइंग चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदर क्लियर होता है फ्लाइंग रिज्यूम हो जाएगी। तो हमारे मेट की टीम भी यहाँ पे है, हमारी DGCA की टीम भी यहाँ पे है, सारी टीम यहीं पे है और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस हमने फ्लाइंग तो रिज्यूम कर ही दी है और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस जैसे ही पायलट्स, ऑपरेटर्स और जो मेट डिपार्टमेंट है सबका कोऑर्डिनेशन होते हुए आगे बढ़े। तो फिलहाल हेली सेवाओं को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि हादसे के बाद इन सेवाओं को रोक दिया गया था, अब फिलहाल इन सेवाओं को दोबारा से शुरू किया गया। हालांकि फिलहाल नियमों की कड़ी से कड़ी जो है पालन करने के लिए निर्देश दिए गए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई का भी अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा, इस तरह के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विभागों ने कहा है कि अगर अब किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो उसको लेकर बड़ी कार्रवाई जो है एविएशन कंपनी पर की जाएगी और इसी के सिलसिले में फिलहाल अब हेली सेवाएं जो है वो शुरू हो गई। हालांकि अब कुछ दिन के बाद जो है हेली सेवा कुछ समय के लिए रोकती जाएंगी, क्योंकि मानसून सीजन शुरू होने के कारण, मौसम में खराबी होने के कारण ये सेवाएं रोक दी जाती है और हर साल इसी तरह इन्हें रोका जाता है फिलहाल। लेकिन अभी कुछ दिन ये हेली सेवाएं चलेंगी जो कि केदारनाथ के लिए सीधे जा सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, हेली सेवा एक बार फिर शुरू कर दी गई है, कुछ नए निर्देश, कुछ नई एडवाइजरीज के साथ, क्या कुछ ये एडवाइजरीज है और किस तरह इसका संचालन किया जाना है? देखिए, बिल्कुल 2 दिनों तक जिस तरीके से केदार घाटी में जो है वो हेलीकॉप्टर की उड़ान पर जो है रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले 2 दिनों तक केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी थी और हेली कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वो सुरक्षा के मानकों को जो है वो 2 दिनों तक समीक्षा इस चीज की करे कि आखिरकार किस तरीके से जो है सुरक्षा के मानक जो है वो तय किए जाए। और उसके बाद आज से जो है वो हेली जो है वो उड़ान जो है वो शुरू हुई है। हालांकि सुबह का जो समय था, मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ में जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो उड़े नहीं है, लेकिन नए जो गाइडलाइन पहले से ही दी गई है हेली कंपनियों को, उसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये जो हेली है वो उड़ान भरे, किसी तरीके की कोई लापरवाही जो है वो देखने को न मिले। तो कुल मिलाकर देखें तो DGCA और यूकाडा की भी जो है वो निर्देश हेली कंपनियों को मिले हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो निर्देश मिले हैं क्या उनका पालन अब जो है हेली कंपनियां वहां पर करती हैं। जिस तरीके से मनमानी हेली कंपनियों की रहती है कि अपनी टाइमिंग को छोड़कर जो है वो दूसरे समय भी चलते हैं, और जो हादसा हुआ था
वो इसका जो है वो जीता जागता उदाहरण था कि हेली कंपनी को जो आर्यन को 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो उड़ान भरनी थी, वो सुबह ही जो है 5:30 बजे हादसा जो हेलीकॉप्टर का हो जाता है आर्यन कंपनी का। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जो है हेली कंपनियों को भी कहीं ना कहीं अब निगरानी रखनी होगी कि वो यात्रियों के सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। जी मनीष, इस बीच सेवाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन नियमावली भी तय कर दी गई है कि तय समय सीमा और सारे नियमों का पालन करना होगा, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक। एविएशन कंपनीज को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की कोताही इस बार बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सजा मिलेगी और खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा उस कंपनी को। देखिए, जो नियम कानून बने हैं हेली कंपनियों को उड़ान भरने को लेकर, वो पहले ही जो है वो बने हुए, लेकिन हेली कंपनी जो है वो अपनी कमाई के चक्कर में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हैं। एक तो जिस तरीके से टाइमिंग की बात सामने आई कि वो जो स्लॉट उनके लिए फिक्स रहता है उसके अलावा भी वो जो है उड़ान भरते हैं। दूसरा जो है वो ये चीजें देखने को मिलती हैं कि ओवरवेट जो है वो उड़ान भरते हैं, ज्यादा यात्रियों को हेलीकॉप्टर में जो है वो सवार जो है एक समय में जो है वो बिठाते हैं। तो ये सभी चीजें जिनकी निगरानी खुद जो है वो हेली कंपनियों को भी करनी होगी, क्योंकि यात्री तभी हेलीकॉप्टर से सवारी करेंगे जब अब हेली कंपनियां जो ये आश्वस्त कराएंगी कि हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरीके से केदार घाटी में यात्रा करने के लिए सुरक्षित है। क्योंकि कहीं न कहीं जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनमें भी भय का माहौल होता है कि हेलीकॉप्टर में यहाँ पर जो है वो सेफ्टी नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने के दौरान यात्रा को शुरू हुआ का समय हो गया है और 1.5 महीने में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं जो है वो सामने आई, जिनमें से 2 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए, जिनमें से एक 6 लोगों की जान उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसे में गई और 7 लोगों की जो केदार घाटी में गई। तो इस तरीके से जो है वो हेली कंपनियों को भी सोचना होगा कि आखिरकार सुरक्षा के जो मानक है उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए और तभी जो है वो श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर में सवारी करेंगे। जी मनीष, इस बीच अब आगामी मानसून सीजन के चलते ये भी एडवाइजरी जारी की गई कि हेली सेवा को बंद किया जाएगा, तो ये कब से शुरू होनी है और कब तक ये चलने वाली है? ये हेली सेवाएं कब तक बंद भी रहेंगी? देखिए, जुलाई के महीने में जो सीजन रहता है, क्योंकि पूरी तरीके से जब मानसून आ जाता है तो 25 जून के बाद मानसून सीजन जो है वो माना जाता है केदार घाटी में। तो 25 जून के बाद अभी तक की जो बुकिंग है वो 25 जून तक जो है हेली कंपनियों की है। उसके बाद जो है बरसात के समय हेली वहां पर उड़ान नहीं भरते। तो सितंबर के महीने फिर से जैसी जो है मौसम साफ रहता है, मानसून थोड़ा सा जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर से जो है वो हेली सेवाएं वहां पर शुरू हो जाती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तमाम सेवाएं जो हैं वो दोबारा शुरू कर दी गई है। हेली सेवाएं पूरे हादसे के बाद लगातार इन हेली सेवाओं को रोक दिया गया था, लेकिन आज से ये शुरू हो गई और आगामी कुछ दिनों तक ये चलती रहेंगी। हालांकि 25 जून तक ही जो बुकिंग्स जो है वो ली गई है, फिर मानसून सीजन के चलते इनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके राज्य में कहीं पर भी दौरे हो, इस दौरान प्रमुख नदियों के नाम पर यह उत्सव सहभागिता के जरिए आयोजित किए जाए। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों की सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन संरक्षण और जन अभियान को रूप देना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा भी है। नदी उत्सव के जरिए से आम जन को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि जहां पर भी अब कार्यक्रम हो वो नदियों के नाम पर हो, ताकि इससे जो है नदियों के संरक्षण को लेकर, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर ये फैसला लिया गया है। कैसे अहम ये फैसला माना जा रहा है, कब से ये लागू होगा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एक बड़े निर्णय लिया है और जहां पर भी उनके कार्यक्रम अब प्रदेश भर में आयोजित होंगे, जो उसके पास की जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम से जो है ये नदी महोत्सव करने की बात कही और इस उत्सव में जो है वो नदियों की साफ सफाई की जाएगी, नदियों के किनारे जो है वो वृक्षारोपण किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है क्योंकि उत्तराखंड में कई नदियां ऐसी हैं जो काफी गंदी हो गई हैं या तो विलुप्त की कगार पर हैं, जिन नदियों में पानी काफी कम है, तो उन्हें पुनर्जीवित करने की दिशा में भी ये कदम है, ताकि अगर वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा होगा, नदियों की सफाई बेहतर होगी तो स्वच्छ जल तो नदियों में दिखाई देगा, लेकिन जो नदियों का पुराना स्वरूप था उसे फिर से जो है वो लौटाने की ओर जो है ये कदम माना जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में जहां पर भी उनके कार्यक्रम अब आयोजित हों तो कुछ समय के लिए जो नदी उत्सव है उसके रूप में मनाया जाए और नदियों में स्वच्छता जो है अभियान चलाया जाए, नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जन सहभागिता से ही यह संभव हो सकता है, तो जो कार्यक्रम उनके होंगे उसमें आम जनता भी जो है इस मुहिम का हिस्सा बनेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले हैं। जी अच्छा मनीष, ये व्यवस्था है, ये अब जो नामकरण जो होगा पूरे उत्सवों का, जो भी कुछ अब कार्यक्रम मुख्यमंत्री करेंगे उसको जल नदियों के नाम पर रखा जाएगा। इसकी शुरुआत कब से की जा रही है और इसकी पहल जो है वो कहां से शुरू होने वाली है, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। संभवतः माना जा रहा है कि जैसे ही ये जुलाई का महीना शुरू होगा तो उसमें बड़ी तादाद में जो है ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, क्योंकि हरेला पर्व एक व्यापक रूप से उत्तराखंड में जो है जुलाई महीने में मनाया जाता है। वृक्षारोपण के लिए जो है वो खासा महत्व हरेला पर्व का उत्तराखंड में जो है वो होने लगा है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि जुलाई अगस्त के महीने जब मानसून उत्तराखंड में रहता है तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जहां पर भी कार्यक्रम होंगे तो इस तरीके से नदियों को पुनर्जीवित करने, नदियों की सफाई और नदियों के किनारे वृक्षारोपण करने को लेकर ये अभियान जो है वो पूरे राज्य में देखने को मिलेंगे। जहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगले महीने दौरे होंगे तो वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तमाम जो अब उनके कार्यक्रम होने वाले हैं उनका नाम जो है वो नदियों के नाम पर रखा जाने वाला है, जिससे कि नदियों के संरक्षण को, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। और ये पहल उत्तराखंड के लिए बड़ी अहम मानी जा रही, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में ये एक बड़ा कदम है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है। बता दें आपको कि सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये बैठक नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। और आपको बता दें कि मुख्य सचिव को निर्देश उन्होंने इस बीच दिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हो। यात्रा में बेहतर व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की जाए, साथ ही साथ यात्रा मार्गों में अच्छी व्यवस्था, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक की है। इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं और उन्होंने जहां पर सचिव से मुलाकात जो है बैठक की है, उनसे बातचीत की है। नंदा देवी राजजात की बैठक और मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। वहीं यात्रा के सफल संचालन के लिए भी उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और यात्रा में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। वहीं यात्रा मार्गों में अच्छी व्यवस्था, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किए जाए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली में है, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने वर्चुअली जुड़कर इस पूरी परियोजना को लेकर पहले ही मुख्य सचिव को जानकारी दी है और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम निर्देश भी जो है वो जारी किए हैं, जिनका पालन करा जाए। और ये कहा गया है कि स्पष्ट रूप से कोई भी कमी ना बख्शी जाए और यात्रा मार्गों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के मद्देनजर भी यात्रा के दौरान हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए जाए, जहां पर किसी भी तरह की
कोई भी परेशानी हो तो इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए रीच किया जा सके। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली बैठक कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। तमाम अधिकारियों के साथ यह बैठक रही, जहां मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी विभाग आपसी समन्वय से चर्चा करें और बैठक करें। यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी होना चाहिए, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर की जाए, सुनिश्चित की जाए। वहीं यात्रा मार्गों को लेकर में भी बातचीत हुई है, जहां उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से इसका संचालन किया जाए, कोई कमी न रखी जाए। सुरक्षा के मद्देनजर भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया जाए, जहां पर किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करने के बाद तमाम जो समस्या है उनका हल निकाला जाए और किसी भी तरह की जानकारी इस नंबर पर जो है वो शेयर की जाए। तो बता दें आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने वर्चुअली इस बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रुक करा दे, उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच एक मुलाकात की है। आपको बता दें, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैंटीन खोलने का अनुरोध सीएम ने किया है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। आपको बता दें, रक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। तो रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैंटीन खोलने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया है। इसी मुलाकात के दौरान माना जा रहा है कि राज्य से जुड़े हुए सुरक्षा के तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चा जो है वो हुई है और लगातार राज्य से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा करते हुए भी नजर आए। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन से लगभग दिल्ली में हैं और उनके तमाम मुलाकातें जो हैं वो सामने आ रही। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उसी के साथ साथ अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है, जहां रक्षा से जुड़े हुए और तमाम राज्य से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैंटीन खोलने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से किया। वही रानीखेत और लैसडाउन छावनी में जो है मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यों को लेकर जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील ग्राम दाबकी कला में तालाब और गांव की बेशकीमती भूमि में इस बीच रसूखदारों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर दायर जनहित का याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई जो है वो 30 जून को होगी। बता दें कि उच्च न्यायालय दायर जनहित याचिका में गांव दाबकी कला ग्राम सभा की भूमि, तालाब और रास्तों में रसूखदारों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण की बात कही गई थी। वह याचिका में यह भी कहा गया है कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम दाबकी कला तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने एक जनहित याचिका दायर करके ये कहा कि उनके गांव के अंदर जो तालाब की भूमि है, जो रास्ते की भूमि है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किए, लेकिन पिछले 1 वर्षों के ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के बाद ये जनहित याचिका माननीय न्यायालय के अंदर दायर की गई। माननीय न्यायालय ने आज सरकार से जवाब की अपेक्षा की है कि अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाएं और उसकी रिपोर्ट जो है कंप्लायंस जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं इस दौरान आगामी कावड़ मेले और अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही इस बीच ऐसी ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जिले में चलाई जा रही तमाम योजनाओं की भी राज्यपाल ने प्रोग्रेस जानी। बैठक के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन मेले को सफल बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। इस हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। 16 और 17 जून को जिलाधिकारी इनका निपटारा कर रहे हैं और इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि पंचायतों में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में करीब 800 आपत्तियां मिली है, जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277, जबकि चंपावत में 337 आपत्तियां दर्ज की गई।